तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कैसे उसको जो है इवोल्व किया गया, किस किस जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या क्या किया गया, वो सारे जो है हम लोग कुछ फैक्ट्स, कुछ डिटेल्स जो इंपॉर्टेंट है, जो क्रस्क है उसका, वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके कंटेंट क्या, एक तो डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुई गई, कैसे कैसे चली गई। ठीक है, उसका कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वर्किंग पढ़ेंगे, है ना, इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ, क्या क्या क्रिटिसिज्म था, कुछ फैक्ट्स के बारे में डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। तो ये जो है कंटेंट जो है हम लोग पढ़ेंगे। कब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहली बार इंडिया में डिमांड हुआ, उस और जब बनी आखिरकार तो उसमें क्या क्या था, कैसे कैसे लोग थे, कौन कौन सी जगह से रिप्रेजेंटेशन था, उस वो कैसे काम करती थी, कब कॉन्स्टिट्यूशन का इनैक्टमेंट हुआ, है ना। फिर उसके बारे में पढ़ेंगे कौन से क्रिटिसिज्म्स आए, और फिर मैंने अपनी तरफ से काउंटर क्रिटिसिज्म भी डाला है कि उस क्रिटिसिज्म का काउंटर क्रिटिसिज्म, और फिर जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के। तो डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन देखो, 1934 में जो है ना, 1934 में पहली बार डिमांड की गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। किसने की? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड किसने? एम एन रॉय ने। एम एन रॉय वन ऑफ द अर्लियर सोशोलॉजिस्ट है ना, सोशलिस्ट। उन्होंने जो है सोशलिस्ट थे, जो जिन्होंने एम एन रॉय ने पहली बार 1934 में कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए जो इंडिया के लिए खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करे और जो है लागू किया जाए। ठीक है, फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार डिमांड की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। कब? 1935। टाइमलाइन याद रखना, टाइमलाइन याद रखना। 1935, 34 में एम एन रॉय ने, 35 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्री इंडिया का होगा वो फ्रेम किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, जो अडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड होगा। मतलब वोटिंग राइट, वोट करेंगे लोग, उन लोगों को जो इलेक्ट करेंगे, और वो जो है इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो जो है अपने लिए जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे। उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 1938 में नेहरू ने ये जो है बोला। ठीक है, ये सारी चीज़ें किससे डिमांड की जा रही है? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। फिर 1940 में क्या हुआ कि पहली बार 1940 में जो है पहली बार फर्स्ट टाइम इन प्रिंसिपल कि डिमांड जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ब्रिटिश ने मानी किसी हद तक। पहले तो सिर्फ बोल ही रहे थे, लेकिन ब्रिटिश ने पहली बार जो है मानी। किस में? अगस्त ऑफर जो आया था 1940 में ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, याद रखना, है ना। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर आउट ऑफ डेस्परेशन जो है उन्होंने ये चीज़ मानी कि ठीक है, आप जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड जो रखी गई है कि आप बनाओ और उस पर एक बनेगी। फिर 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स की एक जो है क्रिप्स इंडिया आए, है ना। किसमें? 1942 में। कोई डेवलपमेंट नहीं हुई उसके बाद। 1942 में इंडिया आए और उन्होंने ड्राफ्ट प्रपोजल किया फ्रेम करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विच जो रिजेक्ट कर दिया मुस्लिम लीग ने। ऑब्वियस सी बात है, वेरियस रीजंस के अकॉर्डिंगली, जो हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री में, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि क्यों जो है क्रिप्स की जो प्रपोजल था ड्राफ्ट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, उसको रिजेक्ट मुस्लिम लीग ने क्यों किया। देर वर डिफरेंट पॉलिटिकल सिनेरियोज इन इंडिया एट दैट टाइम, एंड उसकी वजह से। ठीक है, फिर हुआ 1946 में जो कैबिनेट मिशन भेजा गया इंडिया में, है ना, विच रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने रिजेक्ट कर दिया आइडिया दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और हिंस क्या किया गया? इलेक्शन हेल्ड किए गए कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए। इस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है क्या हुआ, बेस रखा गया। 1934 में जो चीज़ स्टार्ट हुई, 34 में जो चीज़ स्टार्ट हुई, वो आके 46 में जो है उसका हल निकला। ऑलमोस्ट 12 ईयर्स का जो है ये स्ट्रगल था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का। सोचो, और तुम्हें लगता है कि आज़ादी भीख में मिल गई? मजाक कर रहा हूँ। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में अगर 12 साल लग गए तो इंडिपेंडेंस के ऐसे ही मिल गई कि खजूर था ऊपर पेड़ पे अटका हुआ था, बस पक के गिरा नीचे और झोली में गिर गया। लॉट्स ऑफ सेक्रीफाइसेस वेर गिवन यार। 24 25 साल के लोगों ने जो है, भगत सिंह जैसे लोगों ने 22-23 साल की उम्र में जो है फांसी का फंदा गले में डाल लिया। आज तो यूट्यूब पे कुछ भी बोल दो।
ठीक है, छोड़ो इन बातों को, कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, देखो टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 389। याद रखना 389 टोटल स्ट्रेंथ थी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये एसएससी में और छोटे छोटे एग्जाम्स में ना, छोटे छोटे नहीं सॉरी, एसएससी और मतलब यूपीएससी से जो लोअर लेवल्स के एग्जाम्स हैं उनमें जो हैं इस तरह के फैक्ट्स कभी कभी एकदम से पूछ लेता है कि व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वहाँ और ऑप्शन कैसे देगा, 387, 388, 389, 391 है ना। तो आप लोगों को ना एकदम क्लोज में फैक्ट होगा, तो इसका कोई हुआ हल नहीं। लेकिन इसलिए ये थोड़ा एक फन फैक्ट है, 389 जो है वो याद रखना है कि 389 जो स्ट्रेंथ थी, अब वो कहाँ से आई। देखो ब्रिटिश इंडिया की जो टेरिटरीज थी है ना, वहाँ से 296 आई और प्रिंसली स्टेट से 93 आई। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया से भी जो मेंबर थे मुस्लिम लीग के, हु वेर ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान टेरिटरी, विड्रॉ फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एज ए रिजल्ट 296 से 229 रह गए। देखें जो ब्रिटिश इंडिया था, जो ब्रिटिश की डायरेक्ट टेरिटरी थी, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन था है ना, वहाँ पे थे 296 है ना। 296 में से क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग के लोग थे जो पाकिस्तान टेरिटरीज के थे, जैसे वेस्ट बंगाल और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के, उन लोगों ने क्या किया, विदड्रॉ कर दिया इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे। तो 296 में से बच गए कितने, 229, यहाँ 229 बच गए। और फिर किया जो स्ट्रेंथ थी प्रिंसली स्टेट्स किंगडम की, वो डिक्रीज हो गई 93 से 70 पे, क्योंकि यहाँ से भी तो निकले ना कुछ टेरिटरी जो मुस्लिम लीग ने विड्रॉ किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। तो यहाँ रह गए कितने, 70, और 70 और 229 को प्लस कर लो तो आपको मिल जाएगा एक ओवरऑल फिगर। समझे कितना हो जाएगा वो, 299 हो जाएगा ना। तो ये बच गई 299 बच गई, जो ओरिजिनल कितनी थी 389 थी, ये 299 बच गई आफ्टर द विड्रॉल ऑफ मुस्लिम लीग। ओके, ये है स्ट्रेंथ, हमने स्ट्रेंथ समझ ली। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है जो अब ब्रिटिश में से भी सब डिवाइड है कि 296 जो ब्रिटिश थी उसमें जो है 11 तो गवर्नर प्रोविंस थी ना, जिसमें गवर्नर्स थे है ना, जैसे मद्रास है, मद्रास था, बॉम्बे था, पंजाब था, ऐसे। तो 292 में से 11 जो है फ्रॉम गवर्नर प्रोविंस थी है ना, 11 गवर्नर प्रोविंस से जो है 299 थी, और 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी, जैसे क्या था, आसाम था, चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी है ना, उसमें से 4 है ना, वन फ्रॉम ईच 4, इन चारों में से एक, और 11 जो है फ्रॉम गवर्नर जनरल प्रोविंस से 292, और बाकी 4 जो थी वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी। तो हमने समझ लिया 296 में से ये जो गवर्नर प्रोविंस से 292 थी, और 4 जो थी जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस से थी। ठीक है, जिनके जो अंडर था, डायरेक्ट अंडर था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के है ना, सब फर्दर है ना, जैसे यूनियन टेरिटरी और स्टेट का कंसेप्ट है, वैसे ही कुछ सिमिलर सा कंसेप्ट था। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में क्लियरली इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या था, चीफ कमिश्नर प्रोविंस और गवर्नर प्रोविंस क्या है, उनके पावर्स क्या है, ये सारे मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल से करेंगे जब इस जो ये पॉलिटी की जो है कोर्स को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट हम सीधा मॉडर्न हिस्ट्री पे चलेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि साथ साथ में हम लोग जो है एनसीईआरटीज़ को जो है पहले कवर करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं। देखो सीट जो अलाउट की थी ईच ब्रिटिश प्रोविंस को, वे डिवाइडेड अमॉन्ग 3 प्रिंसिपल कम्युनिटी। जो सीट जो ब्रिटिश इंडिया को में जो डिवाइड की थी ना, ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट ब्रिटिश इंडिया में, उसमें भी जो है वो डिवाइड की गई 3 कम्युनिटी, मुस्लिम, सिख्स और जनरल इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन। जनरल्स में जो है एंड जनरल्स, जिसमें हिंदूज भी आते थे, ब्राह्मण्स भी आते थे, क्रिश्चियंस भी आते थे है ना, तो ऐसे किया गया मुस्लिम, सिख्स और जनरल्स में। और रिप्रेजेंटेशन जो प्रिंसली स्टेट की थी ना, वो नॉमिनेटेड बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव हेड, जो प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हेड था है ना, प्रिंसली स्टेट का हेड, उसने जो है वो अपनी तरफ से नॉमिनेट करके भेजा गया। ठीक है, अब क्या किया, जो रिप्रेजेंटेशन ईच कम्युनिटी का था, इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी इन अ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वोटिंग बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आज भी चलता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में होता है, तो उसके हिसाब से क्या किया, जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी जो प्रोविंस में है ना, वहाँ से इलेक्ट होके आए। ठीक है, हमने समझ लिया कैसे इलेक्ट हुए, प्रिंसली स्टेट से कैसे हुए, कौन से मेंबर कितने कहाँ से आए, तो ये सारी डिटेल समझ गए। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है अब डेवलपमेंट कैसे हुआ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे डेवलपमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, ओके,
देखो 9 दिसंबर जो है 1946 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पहली बार बैठी, मतलब फर्स्ट सीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की हुई। भाई 11 दिसंबर 2 दिन बाद 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इसका प्रेसिडेंट बना दिया, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। भूलना मत, पिछली बार मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने बता दिया था बी आर अम्बेडकर, नहीं वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थे वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कौन थे जो हरेंद्र कोमर मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी जो थे एज ए वाइस प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट किए गए, और बी एन राव जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल एडवाइज़र अपॉइंट किए गए। ये फैक्ट्स जो हैं दे आर इंपॉर्टेंट। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये नहीं याद करने, ये फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, ओके। दे कुड बी आस्क्ड, ये तो पूछा हुआ है कि प्रेसिडेंट कौन था जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। वाइस प्रेसिडेंट हरेंद्र कोमर मुखर्जी, वी टी कृष्णमाचार्य और वाइस प्रेसिडेंट, और बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल एडवाइज़र थे, याद रखना। 1946 में जो है जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया फेमस जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसके बेसिस पे प्रीएम्बल और ये सब कुछ है ना। इसमें क्या किया गया, ले डाउन की गई किस टाइप की फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी। इट कुड बी, ये सोशलिस्ट होगी, सेकुलर होगी, है ना, लिबरल होगी, रिपब्लिक होगी, है ना, ये कैपिटलिस्ट होगी, कैसी होगी ना। एंड इट इज़ गियर्ड टूवर्ड फोस्टरिंग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिक्योरिटी इन इंडिया थ्रू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए स्वर्गन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इंडिया को स्वर्गन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है घोषित कर दिया। अब स्वर्गन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का क्या मतलब है, ये हम नेक्स्ट जब प्रीएम्बल वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों को याद रखना है कि इसमें जो है क्या किया, फोस्टर किया गया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिक्योरिटी होगी इंडिया की, किसके थ्रू, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और डिक्लेयर किया गया इंडिया को एक स्वर्गन स्टेट और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। और फॉर्मुलेशन किया गया किसका, फेडरल का। फेडरल मतलब डुअल सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना, इवन हेडेड डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर की डिस्ट्रीब्यूशन होगी पावर की सेंटर और स्टेट में। क्योंकि हमारी जो फाइट ऑफ नेशनलिज्म होती हुई थी वो यही था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए, ठीक है, ठीक है। इसने स्ट्राइव किया क्या, सिक्योर करने के लिए इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, एसोसिएशन ऑफ एक्शन और ईच सब्जेक्ट ऑफ द कंट्री। तो ये चीज़ें जो है कंट्री हमारी स्ट्राइव करने के करेगी, अचीव करने के लिए, जो अभी तो है नहीं। इतने गेयर किया टूवर्ड नेसेसरी प्रोटेक्शन जो है माइनॉरिटीज़ को और बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ को दी जाएगी। यहीं से रिजर्वेशन का कंसेप्ट भी निकला, ठीक है। ये क्या इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी, एक गट्ठी एक टेरिटरी होगी इंडियन रिपब्लिक की जो फॉलो करेगी एक सिविलाइज्ड लॉ नेशन का, जो सिक्योर करेगा उसकी लैंड, एयर और वाटर को। तो ये जो है 12 जनवरी 1947 को जो है रेजोल्यूशन जो है एनॉनिमसली अडॉप्ट कर दिया गया मेजॉरिटी के साथ, बिना किसी रोक टोक के। इंट्रोड्यूस हुआ था 13 दिसंबर 1946, ठीक है। ये कुछ थी जो है डेवलपमेंट में ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट आफ्टर या बिफोर, ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया, ये भी तो हमने समझना है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया। देखो एज पर द जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, इट फॉर्मली कमेंस्ड ऑन जनवरी 1950। हमारा 1950 हमने रिपब्लिक डे मनाते हैं ना, फॉर्मली तो ये तब हुआ। ब्रिंगिंग इन फोर्स इन इट इज़ इंटायरिटी, कंप्लीटली जो है इन फोर्स जो है वो जो है 1950 में हुआ। इसीलिए 26 जनवरी जो है 1950 को हम लोग क्या मनाते हैं, क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे, टू कॉमेमोरेट द डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। जो पूर्ण स्वराज था JL नेहरू ने जो एनुअल सेशन जो कांग्रेस का था 1929 को जो डिक्लेयर किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर में, उसके जो है 20 साल पूरे होने पर जो है उस डेट को जो है हमने इसीलिए इसको जो है 26 जनवरी 1950 को जो पूर्ण स्वराज था उसके डे पर जो है हमने इसको डिक्लेयर किया जो है फुल्ली फोर्स में लाई कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कुछ प्रोविंस जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 79, 379, 380, 388, 391, 392, 393 जो रिलेटिंग टू सिटीजनशिप थे, इलेक्शन थे, है ना, और प्रोविंशियल पार्लियामेंट था, टेम्परेरी और ट्रांजिशनल लॉज थे, है ना, शॉर्ट टाइटल, वो पहले ही हो गए थे। वो कब हुए थे, 26 नवंबर 1949 को ही जो है वो जो है लागू कर दिए गए थे। कुछ जो है रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थे, जैसे क्योंकि मास माइग्रेशंस भी हो रही थी उस टाइम पे, है ना, इंडिया पाकिस्तान में, है ना, कुछ जो पार्लियामेंट्री प्रोविजंस लाने थे क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो चलाना था 2 साल के लिए, है ना, कुछ सिटीजनशिप रिलेटेड, इलेक्शन रिलेटेड जो प्रोविजंस थे वो पहले पास कर दिए गए थे, है ना, पहले फोर्स में लाए गए थे। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1950 में लाया गया था।
यहाँ तक समझ आ गई। और जो रिमेनिंग प्रोविजन थे कॉन्स्टिट्यूशन के टुक प्लेस इन इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 और इंटायर जो कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था। इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है रिपब्लिक डे, जो मैंने आपको क्लियरली अंडरस्टैंड किया, ऊपर समझा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो फोर्स में आया, लागू हुआ, यूज़ किया गया, जो है कंप्लीटली जो है आज तक जो चला आ रहा है, इमॉर्टल डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं, है ना, ये हुआ, ठीक है। अब कुछ इस क्रिटिसिज्म है, देखो क्रिटिसिज्म है कि ये जो है डोमिनेटेड बाय कांग्रेस है, कि जो है कांग्रेस ने जो है इसे जो है जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है जो है वो जो है पूरी तरह से जो है कांग्रेस डोमिनेटेड है। ये जो है क्या था, क्रिटिसिज्म था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो मेकिंग हुई है वो जो है ये रिप्रेजेंटेटिव जो है बॉडी नहीं है ना, नॉट, और दूसरा था नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। क्यों रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है? क्योंकि ये जो है डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, जो है ये कैसे इलेक्टेड थी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्टेड थी ना, तो अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। ये एक स्वर्गन बॉडी नहीं है, नॉट ए स्वर्गन बॉडी, ये कहते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि ये जो है प्रपोज की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, एंड दे सेड द असेंबली हेल्ड इट सेशन विद द परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली हुई थी, कि इसलिए ये अपनी मर्जी से नहीं बनाएगी, ये जो है ये भी जो है ब्रिटिश की मर्जी से बनाएगी, तो इसलिए ये जो है एक स्वर्गन बॉडी नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है फुल्ली, है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से नहीं बनी। कुछ ने कहा कि ये जो है कांग्रेस से ज़्यादा डोमिनेटेड है, ज़्यादातर कांग्रेस मेंबर्स ही हैं इसमें, है ना। फिर कहा गया कि लॉयर पॉलिटिशियंस डोमिनेटेड, कि इसमें जो है लॉयर्स और पॉलिटिशियन डोमिनेटेड पार्टी है ना, कि ये जो है क्रिटिक्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ये कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने पॉइंट आउट किया कि अदर सेक्शन जो सोसाइटी के हैं वो ज़्यादा सफिशेंटली जो है क्या है रिप्रेजेंट नहीं किए गए, है ना, जो और इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज जो है वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है ना, कॉम्प्लिकेटेड और टफ है, और जो आम जो ले मैन है उनकी समझ में नहीं आएगा। ये एक जो है एक ये था इसका क्रिटिसिज्म। एक क्रिटिसिज्म ये था कि ये जो है डोमिनेटेड किसकी है, ये हिंदू डोमिनेटेड है, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो लॉर्ड जैसे विस्कॉन्ट जैसे सिमन ने कहा था कि द बॉडी ऑफ हिंदूज। सिमिलरली जैसे विंस्टन चर्चिल ने कमेंट किया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ओनली वन मेजर कम्युनिटी जो है इंडिया की। विंस्टन चर्चिल कौन था? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, ठीक है, ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर, कि ये जो है एक ही कम्युनिटी जो है उसकी डोमिनेटेड है, मैक्सिमम हिंदूज आर देयर इन, ना इधर सिख, नॉट एंग्लो इंडियन और मुस्लिम्स और एनी अदर कम्युनिटी, ठीक है। फिर था कि बहुत टाइम कंज्यूम है, मोर देन 2 ईयर्स जो है लिए गए इसको बनाने में, ये भी एक मेजर जो है वो क्या था। नसरुद्दीन कहते हैं मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम जो उन्होंने जो है ड्रिफ्टिंग कमेटी का नाम उन्होंने बोला कि ये ड्रिफ्टिंग कमेटी है, ड्रिफ्टिंग कमेटी के टाइम लिए जा रही है, घसीटे जा रही है, ठीक है। उन्होंने कहा कि अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सिर्फ 4 महीने के अंदर पूरी बुक बन गई, पूरा काम हो गया। वहीं इंडिया जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 2 साल से ज़्यादा लगे, कि अनड्यूली ज़्यादा टाइम लिया गया है। ये कुछ क्रिटिसिज्म थे जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। मैंने एक शॉर्ट में आप लोगों को 4 चीज़ें दे दी कि नॉट ए स्वर्गन बॉडी, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। डोमिनेटेड है, लोअर है। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख सकता था, लेकिन मुझे लगा उसका फ़ायदा नहीं है कोई। आपको ये है शॉर्ट नोट की तरह समझ आ जाएगा, आपको जो है रिविजन करने में ईजी होगा कि डोमिनेटेड बाई हिंदूज था, लोअर पॉलिटिशियन बॉडी थी, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, स्वर्गन बॉडी नहीं थी, टाइम कंज्यूमिंग थी। ये कुछ क्रिटिसिज्म थे। मैंने कुछ जो है इसके जो है काउंटर क्रिटिसिज्म भी दिए थे, वो कहाँ गए, चलो अगले लेक्चर में मैं इसका बता दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जैसे जो है एलिफेंट जो है वो इसका सिंबल और सील अडॉप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सील एलिफेंट, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि एलिफेंट सिंबल इसलिए भी था क्योंकि ड्यू टू द साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, BN राव जो अपॉइंट किए गए थे लीगल एडवाइजरी, है ना। SN मुखर्जी थे, वो चीफ ड्राफ्टमैन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। कुछ लोगों के नाम जो है ना वो बिल्कुल उनका जो है उनको ड्यू क्रेडिट नहीं मिला, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारे लोगों का, फ्यू को मिला जिनको ज़रूरत थी। ऑफकोर्स सबको मिलना चाहिए जिसने इतना बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बट स्टिल जैसे SN मुखर्जी का नाम बहुत कम आता है, वो चीफ ड्राफ्टमैन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। डेकोरेट और ब्यूटीफाई जो है शांति निकेतन ने किया, फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी ने, ठीक है। प्रेम बिहारी राजेदा, है ना।
फिर कैलीग्राफी जो है वसंत कृष्ण वाडिया ने किया, और डेकोरेट फिर से नंदलाल बोस ने किया, हिंदी वर्जन इसका। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, मैं आपको बता रहा था। और भी कुछ है, जैसे कैलीग्राफी जो है, जैसे बेहोर राम मोहर सिन्हा ने एलिमिनेट किया ब्यूटीफुली और ऑर्नामेंट किया, जो ओरिजिनल जो है प्रियम्बल की कैलीग्राफी है, जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। फिर क्या था, जो अय्यर थे, HVR अय्यर, वो सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सेक्रेटरी जो थे वो कौन थे, वो HVR अय्यन, ठीक है, अय्यन नगर, IYENGAR, अय्यन नगर। ठीक है, तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो याद रखना। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज। ठीक है, तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो जो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो है उसका योगदान किया, उसकी कंपोजिशन के बारे में डिस्कस किया है ना, कहाँ कहाँ से मेंबर्स जो हैं इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आए। ठीक है, किस तरह से मुस्लिम लीग ने विड्रॉ किया, उसके बाद कितने मेंबर्स बच के, उनमें से हमने सब डिवीजन देखा कि कहाँ कहाँ से वो मेंबर्स आए, कैसे नॉमिनेट हुए, इलेक्ट हुए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से हुए। फिर हमने क्या किया कि उसकी जो है हमने चेंजेस क्या किए, इंडिपेंडेंस एक्ट ने कुछ चेंजेस किए थे, है ना, वो हम पढ़ेंगे बाद में, है ना। फिर कौन कौन सी चीज़ अडॉप्ट की गई है ना, जैसे नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया, जुलाई 22 को 1947 में, है ना, एक ये चीज़ है। फिर हम देखते हैं कि नेशनल एंथम को जो है कि कब अडॉप्ट किया गया, नेशनल एंथम को जो है जनवरी कितना 24 1950 को, है ना, ये यहाँ नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया, किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना। फिर हम देखते हैं कि जो नेशनल सॉन्ग था, है ना, वो 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स जो है शायद इसमें रह गए थे, है ना। ओके, फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ, चलो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है इंडिया का कब हुआ, ये क्वेश्चन मुझे जो आप नीचे कमेंट में बताओगे। फर्स्ट जो है जनरल इलेक्शन समझ रहे हो, जनरल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन जो है कब हुआ, व्हेन डिड इट हैपन। ठीक है, ये आप मुझे बताना, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। 1948, B 1947, C 1950 और D 1951। ठीक है, ये मुझे बताना आप कमेंट में, मैं हर किसी का रिप्लाई दूंगा।